गुड मॉर्निंग बच्चों, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज हम 12th एग्रीकल्चर का जो अगला कीट है वो पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है बेर की फल मक्खी, बेर फ्रूट फ्लाई। फल मक्खी का वैज्ञानिक नाम कार्पोमिया वेसुवियाना है। कार्पोमिया वेसुवियाना वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? कार्पोमिया वेसुवियाना। इसका गण है डिप्टेरा गण की ये विशेषता होती है कि इसमें ये जो डाई जो वर्ड है, डाई का अर्थ होता है दो और टेरा का मतलब होता है विंग्स, पंख, यानी कि इनमें केवल 2 पंख ही पाए जाते हैं। डिप्टेरा जो गण है इसमें सभी मक्खियाँ रखी गई है। जितनी भी मक्खियाँ होती है, चाहे वो फ्रूट फ्लाई हो या हाउस फ्लाई हो या फ्लैश फ्लाई हो, घरेलू मक्खियाँ जितनी भी है सभी इसी गण में रखी गई है, डिप्टेरा गण में। ध्यान रखना है, हाउस फ्लाई, फ्रूट फ्लाई, फ्लैश फ्लाई, सभी फ्लाईज जो है वो डिप्टेरा गण में रखी गई है। ठीक है। बेर की जो फल मक्खी है इसका कुल है टेफ्रिटिडी। कुल का क्या नाम है? टेफ्रिटिडी। ठीक है, तो इसका वैज्ञानिक नाम कार्पोमिया वेसुवियाना, गण डिप्टेरा और कुल है टेफ्रिटिडी। आइए अब जानते हैं इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं। बात करें इसके क्षति की, कैसे ये नुकसान करती है हमारी फसलों को, विशेषकर बेर को। तो पहली इसकी खास बात यह है कि ये एकल भक्षी होता है। ये जो फ्लाई है, ये जो फल मक्खी है वो एकल भक्षी होते हैं। मोनोफेगस, एकल भक्षी। एकल यानी एक, भक्षी यानी कि भक्षण करना। यह केवल एक ही पादप से पोषण प्राप्त करती है, अन्य पादपों से किसी तरह से कोई पोषण प्राप्त नहीं करते। तो ऐसे कीट या ऐसे जीव जो केवल एक उत्पादक से ही भोजन प्राप्त करते हो, एकल भक्षी कहलाते हैं। ठीक है, एक का ही भक्षण करने वाले, भोजन प्राप्त करने वाले, मोनोफेगस। ठीक है, तो ये जो फल मक्खी है ये हमेशा बेर पर ही होती है और अन्य किसी फल पर ये नहीं लगेगी, इसी से ये भोजन प्राप्त करती है। तो बहुत महत्वपूर्ण विशेषता हो गई इसकी एकल भक्षी होना। अब तक हमने जितने भी कीट पढ़े हैं वो अधिकांशतः पॉलीफेगस थे। ठीक है, कैसे थे? पॉलीफेगस, बहुभक्षी थे, बहुत सारे अन्य पादपों से भोजन प्राप्त करने वाले थे। बेर की फल मक्खी मुख्यतः बेर से भोजन प्राप्त करती है। बेर की यहाँ दो जो प्रजातियां हैं उनसे ये मुख्यतः भोजन प्राप्त करती है, जिजीफस जुजुबा और जिजीफस मोरिसियाना। जिजीफस जुजुबा और जिजीफस मोरिसियाना ये बेर की 2 प्रजातियां हैं, 2 अलग अलग जातियां हैं। वंश इनके एक हैं, केवल जातियां अलग है। इनसे ये भोजन प्राप्त करती है फल मक्खी। बाकी इनका जो वंश है वो तो बेर ही है, इसीलिए इसे मोनोफेगस कहा है। बात करें इसके कौन सी अवस्था अधिक नुकसान करती है, तो इसकी केवल और केवल लार्वा अवस्था नुकसानदायक होती है बेर की फसल के लिए। केवल और केवल लार्वा। यहाँ ध्यान ये रखना है कि जितनी भी मक्खियाँ होती है या डिप्टेरा के जितने भी इंसेक्ट होते हैं उनके लार्वाओं को मैगट कहते हैं। क्या कहते हैं? मैगट कहते हैं। देखो, हमने अब तक कई प्रकार के लार्वाओं के नाम हमने पढ़ लिए हैं। मैगट जो है वो डिप्टेरा के हैं। हमने ग्रब भी पढ़ा था। कोलेप्टेरा जो गण है, जितने भी भृंग होते हैं उनके लार्वाओं को ग्रब कहते हैं। इसी तरह हमने कैटरपिलर भी पढ़ा। कैटरपिलर, ये जितनी भी तितलियां होती है उन तितलियों के लार्वों को कैटरपिलर कहते हैं। ये ध्यान रखना है, सबके लार्वाओं के नाम अलग अलग होते हैं, बाकी होते ये लार्वा ही है। और ये किस तरह क्षति पहुंचाते हैं, तो इनमें जो इनकी जो मादाएं होती है, बेर फल मक्खी की जो मादाएं होती है वो शुरुआती अवस्था में जो फल होते हैं उन फलों के भीतर
प्रवेश करके वहाँ अंडे दे जाती है और वहाँ लार्वा उनसे बाहर निकलते हैं और वो लार्वा उसके बीज जो होती है, अंदर जो गुठली होती है बेर की, उसके आसपास के क्षेत्र जो होता है, उस गुठली के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ से धीरे धीरे जो बेर का गुदा है उसको खाना प्रारंभ करती है और धीरे धीरे अंदर से पूरे गुदे को खा जाता है। और इससे क्या होगा, इससे बेर जो है वो कुरूपित हो जाता है, जल्दी पककर गिर जाते हैं और उससे बेर की फसल को लगभग 30 से 100% तक की भी हानि हो सकती है। ठीक है, इसलिए ये बहुत घातक है बेर की फसल के लिए। आइए अब जानते हैं इसके जीवन चक्र के बारे में। इसके जीवन चक्र के बारे में, तो इसका जीवन चक्र 4 अवस्थाओं में पूरा होता है। वयस्क, फिर अंडे, अंडे से लार्वा और लार्वा से प्यूपा अवस्था। आइए पहले इसके वयस्कों की विशेषताओं को जानते हैं। कैसे आप इसके वयस्क और इसके लार्वाओं को पहचानेंगे। आपके सामने एक चित्र आया होगा जो इसके वयस्क का है। वयस्क फ्रूट फ्लाई, बेर की जो फल मक्खी है उसके वयस्क का ये चित्र है। आप इसे देख रहे होंगे, कैसा है, ये पीले रंग का है। कैसा? पीले रंग का। अधिकांशतः ये जो फ्रूट फ्लाई होती है ये पीले भूरे रंग की होती है। इसके पंखों पर भूरे धब्बे पाए जाते हैं और इसके वक्ष पर भी जो है अनुदैर्ध्य पट्टियां पाई जाती है भूरे रंग की। इस तरह खड़ी पट्टियां इसके वक्ष पर जो है वो पाई जाती है। ये इसकी पहचान का मुख्य लक्षण है। इसकी वक्ष पर अनुदैर्ध्य पट्टियां पाई जाएंगी भूरे रंग की, जिससे हम इस फ्रूट फ्लाई को आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, क्या मुख्य विशेषता है इसकी? इसका जो शरीर का जो रंग है वो अधिकांशतः पीला भूरा रंग होता है। पंखों पर इसके जो है कुछ भूरे धब्बे पाए जाते हैं और इसके वक्ष पर अनुदैर्ध्य पट्टियां पाई जाती है। और कैसे रंग की होती है? वो भूरे रंग की होती है। ठीक है, ये जो कीट है अधिकांशतः सर्दियों के दिनों में अधिक सक्रिय होता है। कब सक्रिय होता है? सर्दियों में ये अधिक सक्रिय होता है। इनकी जो नर और जो मादाएं हैं वो बेर के जो वृक्ष है, बेर की जो झाड़ी है उसके आसपास बहुत तेज़ी से उड़ते हुए नज़र आते हैं और बेरों पर भी ये तेज़ी से उड़ते हुए नज़र आते हैं। ठीक है, अब अगला जो ये चित्र आप देख रहे हो ये इसकी लार्वा का है। इसका लार्वा जो है वो मैगट कहलाता है, बहुत छोटे आकार का होता है और इसका रंग जो है वो मटमैला सफ़ेद रंग का होता है। यानी कि सफ़ेद तो है लेकिन थोड़ा सा गंदा सा हल्का पीला रंग लिए हुए, बहुत मटमैला सफ़ेद रंग का ये होता है। ठीक है, और इसका जो जीवन है वो अधिकांशतः बेर के भीतर ही पूरा होता है लार्वा का। इसके बाद में ये प्यूपा अवस्था में जब बदलता है तो ये मिट्टी में गहराई में जाकर प्यूपा अवस्था में बदलता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी वयस्क। तो इसमें जो वयस्क मादाएं हैं, इसकी जो वयस्क मादाएं हैं वो बेर के फल के भीतर लगभग 1 mm गहराई में अंडे देकर चली जाती है। ठीक है, एक बेर फल में लगभग 1 या 2 अंडे इनकी मादाएं देती है। ठीक है, इसके बाद ये जो इनके जो अंडे होते हैं वो तंतु आकार के होते हैं। कैसे होते हैं? तंतुआकार होते हैं, तंतु फिलामेंट शेप के होते हैं। ये जो अंडे हैं वो 2 और 3 दिन में ही विकसित होकर लार्वा में परिवर्तित हो जाते हैं। कितने दिनों में? अंडा जो है वो 2 से 3 दिन के भीतर ही लार्वा या मैगट में परिवर्तित हो जाता है। फिर लार्वा उस बेर के भीतर भोजन प्राप्त करता है और 7 से 10 दिन के भीतर पूर्ण विकसित हो जाता है। लार्वा 7 से 10 दिन के भीतर पूर्ण विकसित हो जाता है। जब इसका लार्वा पूर्ण विकसित हो जाता है तो वो बेर के भीतर से बाहर निकलता है और बाहर निकलकर ज़मीन में जाकर, ज़मीन के भीतर, भूमि के भीतर 6 से 15 सेंटीमीटर की गहराई में जाकर प्यूपा अवस्था में बदल जाता है। ध्यान रखने वाली बात है यहाँ क्या, इसका जो लार्वा है वो पूर्ण विकसित हो जाने के बाद 7 से 10 दिन में ये बेर से बाहर निकलता है और ज़मीन में 6 से 15 सेंटीमीटर गहराई में ये जाकर प्यूपा अवस्था में बदल जाते हैं। इनकी जो प्यूपा अवस्था है वो बहुत अधिक लंबी होती है। प्यूपा अवस्था
बहुत लंबी होती है, यह 14 से 30 दिन तक की हो सकती है, जबकि इसका लार्वा मात्र 7 से 10 दिन में विकसित होता है, लेकिन प्यूपा 14 से 30 दिन का समय लेता है पुनः वयस्क में बदलने में। इनके जीवन चक्र में एक वर्ष में 2 से 3 पीढ़ियां होती है, एक वर्ष में 2 से 3 पीढ़ियां होती है, लेकिन अधिकांशतः इनका जो सक्रिय जीवन काल होता है वो सर्दियों में होता है। ये सक्रिय कब होते हैं? अधिकतर सर्दियों के दिनों में सक्रिय होते हैं, और इसके बाद में अप्रैल से अगस्त माह तक ये प्यूपा अवस्था में रहते हैं, और उसके बाद में फिर से अगली सर्दियों में इनका जीवन पुनः प्रारंभ होता है सक्रिय अवस्था में। तो इस तरह आइए अब जानते हैं बेर की फल मक्खी का प्रबंधन कैसे करें, कैसे इसका नियंत्रण करें। तो इसका जो मुख्य नियंत्रण है भौतिक और रासायनिक तरीके से कर सकते हैं, जिसमें भौतिक या सस्य प्रबंधन में मई और जून और दिसंबर जनवरी के जो माह हैं उनमें वृक्षों के आसपास बहुत अच्छी तरीके से निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए? जस्ट हमने अभी देखा कि इसमें जो प्यूपा अवस्था होती है वो वास्तव में फलों में नहीं होती, बल्कि उस क्षेत्र के ज़मीनी क्षेत्र में होती है, भूमि में होती है। तो अच्छी तरीके से निराई गुड़ाई करने से क्या होगा, उनके जो प्यूपा है वो बाहर आ जाएंगे, और बाहर आकर धूप से नष्ट हो जाएंगे, या फिर किसी परभक्षी कीट द्वारा, परभक्षी पक्षियों द्वारा खा लिए जाएंगे। इस तरह मई जून और दिसंबर जनवरी के महीने में अच्छी तरीके से निराई गुड़ाई करनी चाहिए, ठीक है, उस वृक्ष के आसपास। इसके अलावा जिन फलों में इनके लार्वा नज़र आते हैं, जो फल क्षतिग्रस्त है, ऐसे फलों को तोड़कर मिट्टी में गहराई में दबा देना चाहिए, ठीक है। दूसरा, रासायनिक प्रबंधन कैसे? रासायनिक रसायनों का छिड़काव करके हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब अक्टूबर नवंबर माह में जब बेर आना प्रारंभ होते हैं, बहुत छोटे आकार के होते हैं, क्योंकि हमने अभी जस्ट देखा जीवन चक्र में मादाएं जो है वो छोटे फलों के भीतर 1 mm गहराई में जाकर अंडे देती है। तो उसी समय जब इनके जो मादाएं हैं, इनके जो नर मादाएं जो वृक्ष के आसपास मंडरा रहे होते हैं, उस समय लगभग अक्टूबर नवंबर माह में मिथाइल डिमेटोन 25 EC और डाईमिथोएट 30 EC, डाईमिथोएट और मिथाइल डिमेटोन का छिड़काव कर सकते हैं। ये जो है वो आप 1 ml पर लीटर की मात्रा से छिड़काव कर सकते हो उस बेर की झाड़ी पर। कौन कौन से हैं रसायन? मिथाइल डिमेटोन और डाईमिथोएट, ठीक है। कब करना है? अक्टूबर से नवंबर माह में इन पदार्थों का, इन रसायनों का छिड़काव कर आप इस बेर की फल मक्खी से निजात पा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज हमने बेर की फल मक्खी का जीवन चक्र, उसके सामान्य लक्षण, उसका वैज्ञानिक नाम और इसका प्रबंधन देखा। इसी तरह जुड़े रहें biology.com के साथ और अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। यदि वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।